नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंह हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक बार एक अगले हिस्ट्री के टॉपिक के लिए, इतिहास की अगली रास्ता के लिए। तो इस अगले इतिहास के अगले पड़ाव के लिए आप सभी का स्वागत है जीएस साधना के प्लेटफॉर्म पे। अभी तक हमने देखा किस प्रकार से पैलेलिथिक एज आई। पैलेलिथिक एज के बाद हमने सबसे पहले जिस धातु को खोजा वो तांबा था, और उस तरीके से ताम्र पाषाणिक काल या चालकोलिथिक एज आती है। और चालकोलिथिक एज के बाद एक नगरीय सभ्यता आती है जो कि चालकोलिथिक एज से ही उत्पन्न हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर किस तरीके से उसका पतन हुआ और फिर एक ग्रामीण सभ्यता पूर्व वैदिक काल में जिसको हम देखते हैं, और फिर उसके बाद ग्रामीण सभ्यता जो कि पूरी तरीके से पूरी तरीके से नहीं, ज्यादा फोकस उसका पशुपालन पे था। फिर उत्तर वैदिक काल में हमने किस चीज को देखा कि किस प्रकार से वो एग्रीकल्चर की ओर मूव करती है। तो पूरा हम फेज देख चुके थे, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम इसकी स्लाइड्स को आगे डिस्कस करेंगे, तो स्लाइड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ट्रांजिशन को देखेंगे कि किस तरीके से वैदिक काल से लेकर के जो जनपद निर्माण हो गए थे, कई सारे जन पे अटैक हुआ था, जन पर अटैक होने के साथ साथ जनपद का निर्माण हुआ था, और किस तरीके से जनपद आपस में लड़ करके महाजनपद बनाएंगे। फिर उसके बाद किस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक आधार्मिक आंदोलन होते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि हर एक, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एक फेज जरूर होता है जिसमें एक ना एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन आएगा। उस पर भी बात करेंगे, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एंशिएंट हिस्ट्री में। एक्चुअली बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में यूपीएससी में कहा जाता है कि ये मतलब प्रेडिक्टेबल टॉपिक है, बट क्वेश्चन इसके अनप्रेडिक्टेबल हैं। ठीक है, अर्थात जैनिज्म बौद्धिज्म से क्वेश्चंस तो आते हैं, 100% क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। एंशिएंट में सबसे ज्यादा अगर कहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो जैनिज्म और बौद्धिज्म, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। बाकी लड़ाइयां मौर्य वगैरह की, हर्यक वंश की, ठीक है, आगे चल के नंद वंश की जितनी भी हम देखेंगे, शुंग वंश आएगा, कर्ण वंश आएगा, ग्रीक शक पल्लव कुषाण आएंगे, हर्षवर्धन आएंगे, इनसे जितने क्वेश्चंस आएंगे कंपैरेटिवली, मेंस हो चाहे पीटी हो, टोटल क्वेश्चंस इधर के, और फिर कह सकते हैं कि इनके 50% क्वेश्चन तो अकेले मिल जाएंगे आपको जैनिज्म बौद्धिज्म से, जिसमें क्वेश्चंस तो 100% आएंगे ही आएंगे, लेकिन वो कौन से क्वेश्चन आएंगे ये पता करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, लेकिन गारंटी देता हूं जब पूरा वीडियो आप जैनिज्म बौद्धिज्म का पढ़ेंगे, टॉपिक लंबा जरूर हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब कोई भी पेपर उस पर नहीं चल रहा है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, बुद्ध ने प्रथम ज्ञान कहां पर प्राप्त किया था, ठीक है, और बुद्ध का जन्म किस स्थान पर होता है, बुद्ध किस संघ से रिलेटेड थे, ठीक है, बुद्ध के पिता का क्या नाम था। ये जनरल क्वेश्चंस अब केवल जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें ही आते हैं। ठीक है, आयोग चाहे वो आपका स्टेट लेवल का कमीशन हो, ठीक है, वो हो, या फिर आपका कह सकते हैं कि सेंट्रल कमीशन हो, दोनों जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो बुद्धिज्म की आइडियोलॉजी पे पूछ रहे हैं। ठीक है, जिसपे बुद्धिज्म पनपा, उसके बाद जिस प्रकार से कई सारे भागों में बुद्धिज्म डिवाइड हुआ है उन पे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या विचारधारा है उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन कह सकते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म में काफी डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो उन डीप क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, उन डीप क्वेश्चन को के आंसर को करने के लिए आपको डीप में उतरना पड़ेगा, और वो डीप में उतारूंगा मैं, अंदर तक जा करके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे कि जो स्लाइड रह गई थी, स्लाइड को डिस्कस करेंगे। स्लाइड को डिस्कस जनरली बहुत जल्दी करेंगे, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा समय देंगे किसमें, किस तरीके से ट्रांजिशन फेज आया वैदिक काल से या महाजनपद काल की ओर हम किस तरीके से बढ़े, क्योंकि मुझे भी स्लाइड से पढ़ाना बड़ा अजीब लगता है, सच्चाई यही है। अपना पढ़ाते जा रहे हैं, पेज चलता चला जा रहा है, वो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन हाँ स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, तो स्लाइड से हम डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। पहले मैं पेन ले लूं जरा, ये रहा पेन। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। वैदिक साहित्य का नाम क्या है, श्रुति साहित्य, अपौरुषेय। श्रुति साहित्य का मतलब बता चुका हूं, ठीक है, अपौरुषेय ये बता चुका हूं। 4 वेदों में पूर्व वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल अन्य का नाम क्या है। कुल मिलाकर के अंदर कहने का मतलब है कि वही ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ठीक है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। और एक शब्द आता है प्रस्थान त्रयी। ठीक है, एक प्रश्न एक आता है वेद त्रयी, ठीक है, एक जगह आपको लिखा जा रहा है प्रस्थान त्रयी। दोनों में अंतर क्या है,
प्रस्थान मतलब होता है किसी भी चीज से निकलना, किसी भी चीज से कह सकते हैं प्रस्थान करना, वहां से आगे बढ़ना, वहां से निकलना, ठीक है। तो वेद त्रयी में जब बात आएगी तो उसमें वेद है, तो वेद में जाहिर सी बात है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आएंगे। अथर्ववेद चूंकि बाद में है, और त्रयी मतलब होता है 3, तो अथर्ववेद को छोड़ के बाकी जितने 3 वेद हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। फिर प्रस्थान त्रयी में क्या आएगा, तो प्रस्थान निकलना, कहां से निकलना, जो आपको इस भव सागर से निकालने के लिए जो चीजें निकल गई, तो क्या चीजें निकल गई, तो एक लिखी गई है गीता, एक लिखी गई है क्या चीज, ब्राह्मण, और एक ब्रह्म सूत्र या ब्राह्मण कह सकते हैं, और एक लिखे गए उपनिषद जिसमें दर्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 3 चीजें किसमें आती हैं, प्रस्थान त्रयी में, ठीक है। फिर ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, और इसके संकलन कौन है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। इसके 3 पार्ट हैं, कौन से, शाकल, वाष्कल और बालखिल, ठीक है। यहाँ पे जो श्लोक दिया गया है ऋग्वेद में, उसमें क्या कहा गया है, उसमें जो उस समय के जो प्राकृतिक रूप से इन्होंने देवी देवताओं को बनाया था, ठीक है, जिनकी ये पूजा करते हैं, उनकी स्तुति और उनके श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। जो प्रकृति को ये लोग पूजते थे, और प्रकृति को पूजने के जो कह सकते हैं स्तुतियां और जो श्लोक हैं वो किसमें दिए हुए हैं, ऋग्वेद में दिए गए। अच्छा सर, फिर सामवेद में क्या दिए गए, तो सामवेद में जो ऋग्वेद के ही श्लोक हैं उनको गायन रूप में किसमें दिखाया गया है, सामवेद में दिखाया गया है। और यजुर्वेद में क्या दिया हुआ, तो सर यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित कर्मकांडों की, यज्ञ में क्या क्या चीजें होती हैं वो दिया गया है। फिर सर अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में जादू टोना और यज्ञ में जितनी बाधाएं आती हैं उनसे कैसे निकला जाएगा वो किसमें दिया गया है, अथर्ववेद में दिया गया है। तो सीधी सी बात है, जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश 3 भागों में इन्होंने बांट रखा है। इंद्र, अग्नि, वायु, मरुत, कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं। तो जब ये कई सारे देवताओं की पूजा करते हैं तो ऋग्वेद में हमें क्या मिलता है, बहुदेववाद में आस्था देखने को मिलती है। अर्थात ये कई सारे, क्योंकि प्रकृति में कोई एक चीज नहीं आती है, प्रकृति में वायु भी आएगी, प्रकृति में कह सकते हैं हम बिजली भी आएगी, ठीक है, प्रकृति में वर्षा भी आएगी, प्रकृति में जो आपकी जड़ी बूटियों वाले जो पौधे हैं वो भी आएंगे, प्रकृति में जानवर भी आएंगे, कई सारी चीजें आएंगी। और फिर ये प्रकृति में कहने का मतलब ये है कि प्रकृति कई प्रकार के हैं, देवताओं भी कई प्रकार के हैं, तो उन्होंने बहुदेववाद में आस्था व्यक्त की है। इसके अलावा इन्होंने देवता की कल्पना किसमें की है, मनुष्य के रूप में की है। जैसे मैंने बताया था कि विदेश जो पश्चिम संस्कृति है वो कहती है कि आप एक काम करिए कि ये जो चीजें हैं, नदियां हैं, सागर है, पहाड़ है, इनको आप मनुष्य के रूप में ट्रीट करिए। लेकिन वैदिक सभ्यता में हम इनको ऑलरेडी मनुष्य के रूप में ट्रीट कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमने मनुष्यों को इज्जत नहीं दी, तो मनुष्यों को जिनको हम मान रहे हैं, ठीक है, जिनको हम मनुष्य मान रहे हैं, उनको इज्जत कैसे देंगे। तो हम केवल पूजते हैं, सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था ऋग्वेद। इसके बाद देखते हैं ऋग्वेद के जो उच्चारण करता थे, ये ऋग्वेद काल की बात हो रही है फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ऋग्वेद के जो उच्चारण करता थे उन्हें क्या कहा जाता है, या वेद के उच्चारण करता है, जैसे वेद का जो गायन करता है उसे होत्र कहते हैं या होत्री कहते हैं, क्या कहते हैं इनको, होत्री, ठीक है। और वेदों में क्या है कि जो प्रकृति की देवी देवता है उनकी पूजा करती हैं, तो ये यज्ञ आदि कराते थे, हवन आदि कराते थे, तो अग्नि से संबंधित थे। तो एक सुना होगा आपने अग्निहोत्री करके, ठीक है, वही है। तो होत्री जो है वो कौन होते हैं, जो ऋग्वेद का उच्चारण करते हैं। सामवेद के उच्चारण क्या करते हैं, गाना, गाने से गाता, उद्गाता, ठीक है। तो सामवेद का उद्गाता। और अथर्ववेद के कौन, यजुर्वेद के कौन है, तो यजुर्वेद के हैं अधर्यु, और ब्रह्मवेद के, सॉरी, अथर्ववेद के कौन कहलाए हैं, वो क्या कहलाए हैं, ब्रह्मा, ठीक है, क्या कहलाए हैं, ब्रह्मा। उसके बाद ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल का मतलब 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और हर चैप्टर को कहा जाता है कि किसी न किसी, कोई ना कोई ऋषि से संबंधित है। तो इन 10 चैप्टर में लगभग 1028 सूक्त है, और लगभग 10,462, लगभग 11,000 के आसपास कह सकते हैं ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब क्या है कि श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से 2 से लेकर के 7 तक के जो मंडल हैं वो मंडल कैसे, सबसे प्राचीन, और 1, 8, 9 और 10 को कहां जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। और तीसरा मंडल में क्या दिया हुआ है, गायत्री मंत्र, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की गई है। ये
प्रत्येक मंडल जिन जिन ऋषियों से संबंधित हैं उसके बारे में बातें की गई हैं। ठीक है, जैसे पहला मंडल किसको समर्पित है, अंगिरा को समर्पित है, दूसरा समत को समर्पित है, तीसरा विश्वामित्र को समर्पित है और इसी में होगा गायत्री मंत्र। ठीक है, उसके बाद छठा भरद्वाज को समर्पित है। ठीक है, सातवां वशिष्ठ को समर्पित है और यहीं पर विश्वामित्र और वशिष्ठ को लेकर के दशराग युद्ध की लड़ाई होगी। आठवां कर्ण को समर्पित है, नवा अंगिरा पौमान को संबंधित है और इसी नवे में दिया हुआ है किसके बारे में, सोम यज्ञ, सोम को समर्पित है। वो कौन सा है, नवा मंडल है। और फिर 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन आता है जिसमें यह कहा गया है कि मस्तिष्क से ब्राह्मण की, ठीक है, भुजाओं से क्षत्रिय की, वैश्य की पेट से और चरणों से किसकी उत्पत्ति हुई है, शूद्र की उत्पत्ति हुई है। ये केवल बताया गया था, अर्थात ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के बीज बो दिए गए थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कब देखा जाता है, उत्तर वैदिक काल में देखा जाता है, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो रिजिड नहीं थी। ठीक है, इसके बारे में बात कर चुका हूं कि वर्ण क्या था, है ना, बताता है। ठीक है, पहचानने का तरीका है वर्ण व्यवस्था, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस जो लिखा है उसको पढ़ देंगे। ऋग्वेद में गोत्र का पहली बार उल्लेख मिलता है और इसी वेद में हमें गोत्र का मिलता है। ऋग्वेद की व्याख्या सहयोगी परिशिष्ट में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इन चीजों की बात की गई है, जिसमें कर्मयोग ब्राह्मण है, आरण्यक में रहस्यवाद और उपनिषद में ज्ञान योग की बात की गई है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात वेद का अंत। ठीक है, क्योंकि इनकी रचना वैदिक काल के अंत में हुई है। ठीक है, इसका अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म के समीप जाने वाला ज्ञान है। इसका मूल विषय क्या है, दर्शन है। इसमें वैदिक कर्मकांडों की आलोचना की गई है, ज्ञान पर बल दिया गया है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है, लेकिन इस 108 में इंपॉर्टेंट कितने हैं, तो ले दे करके मान लीजिए, मुझे लगता है 10 से 15 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें से ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है, ऐत्रेय कौष्ट की, आरण्यक भी सेम है ऐत्रेय कौष्ट की और उपनिषद भी क्या है, ऐत्रेय कौष्ट की। ठीक है, ऋग्वेद के बाद हम किसको देखेंगे, ऋग्वेद के बाद हम देखेंगे सामवेद को। ठीक है, सामवेद को देखते हैं। सामवेद उत्तर वैदिक ग्रंथ है, इसका अर्थ होता है गायन, अर्थात गाने से संबंधित जो चीजें हैं वो हमको सामवेद में मिलेगी। सारे गामा पा धा नी सा, ये जो आजकल गाने में कह सकते हैं रहन के रूप में प्रयोग होता है, वो हमें सामवेद को मिलता है। और इसके ब्राह्मण कौन से हैं, तांड्य और जैमिनी। कौन से हैं, तांड्य और जैमिनी। अब सामवेद के आरण्यक को देख लीजिए, तो सामवेद के आरण्यक कौन से हैं, छंदोदक, जैमिनी। ठीक है, ब्राह्मण कौन से थे, तांड्य और जैमिनी थे। और सामवेद में आरण्यक कौन से थे, तांड्य, जैमिनी। और सामवेद में उपनिषद में क्या आएगा, छंदोदक, जैमिनी। अब ये जो छंदोदक उपनिषद है, यहाँ पर हमें 3 आश्रम देखने को मिलते हैं। कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देवकी पुत्र कृष्ण के बारे में वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है, सामवेद के छंदोदक उपनिषद में। और क्या कहा गया, उद्दालक आरूढ़ी संवाद है। और एक शब्द कहा गया छंदोदक उपनिषद में, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक, फिर यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद में क्या दिया हुआ, यज्ञ, या से यजुर, या से यज्ञ। तो यज्ञ संबंधी कर्मकांडों का वर्णन किया गया है। यही एकमात्र वेद है जो पद्य और गद्य दोनों में उल्लेखित है। इसे मैंने आपको बताया था कि एक कृष्ण पक्ष है, कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है। इस तरीके से जो कृष्ण वाला है वो गद्य में है और शुक्ल वाला जो है वो पद्य में है। ये सब चीजें हम बात कर सकते हैं। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जल प्लावन की कथा है। पुरूरवा और उर्वशी के बीच में जो संवाद होता है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि उर्वशी जब ऊपर से कह सकते हैं कि एक हेवन बनाया गया है, हेवन से नीचे आती है। ठीक है, पुरूरवा के साथ उनका विवाह होता है, फिर वो वापस अपनी जगह जाने लगती है। तब पुरूरवा और उर्वशी के बीच में जो संवाद होता है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अश्विनी चौवन संवाद है। पुरुष में यज्ञ की चर्चा देखने को मिलती है, किसमें मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, यजुर्वेद के आरण्यक की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है शतपथ, तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। ठीक है, और उपनिषद में तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रेयी। यहीं पर कठोपनिषद मिलता है, जिसको हम लोग कठोपनिषद मिलते हैं, जिसमें सत्यमेव जयते, नाचिकेता और यम संवाद को देखने को मिला है। और तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने की बात भी हमको देखने को मिली है। किसमें, तैत्तिरीय उपनिषद में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी में जो बृहदारण्यक उपनिषद था, ठीक है,
शतपथ, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, कठ, श्वेताश्वर ये सारे उपनिषद थे। इसमें जो बृहदारण्यक उपनिषद था इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में जो संवाद है वो है। कठोपनिषद में नाचिकेता और यम के बीच में संवाद है, अजर अमर की बातें की गई है। और श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख है। श्वेत अश्वर अर्थात सफेद घोड़ा। क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस में या आईएएस में है कि सफेद घोड़े से संबंधित से जुड़ता हुआ किस उपनिषद का नाम है, तो श्वेताश्वर। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख मिलता है। फिर अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण और यज्ञ में आने वाली बाधाओं के निराकरण और उपायों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में मगध, अंग, राजा आदि इन सब चीजों की बात की गई है। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है, गोपद है, और कोई भी आरण्यक इसका नहीं है। उपनिषद में मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद है। ठीक है, प्रश्नोपनिषद सबसे छोटा माना गया है और जो मुंडक उपनिषद है उसमें दिया हुआ है क्या, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसको देखा, साहित्य को देखा। ठीक है, अब साहित्य को देखने के बाद हम देखेंगे कि इनका जनजीवन कैसा था। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल में कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी और अस्थायी जीवन था। बता चुका हूं, बता तो सब कुछ चुके। ठीक है, बस पढ़ दे रहे हैं। राज व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। वैदिक लोग भारत में कई सारे कबीलों में बटे हुए थे और इन सारे कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था। भरत जन इस काल का सर्वाधिक प्रमुख जन था। सर्वाधिक प्रमुख जन कौन सा था, भरत जन था। ठीक है, इनका निवास क्षेत्र सरस्वती और यमुना नदी के बीच में स्थित था। ऋग्वेद काल में विभिन्न जनों के बीच में संघर्ष मिलता है, जिसमें सर्वाधिक चर्चा किसकी है, दशरथ युद्ध की है। मैंने बताया था कि वाटर डिस्प्यूट होता है जो भी आजकल सुनने को मिल जाता है। और ये युद्ध कहां पे हुआ था, तो रावी अर्थात परशुराणी नदी के किनारे हुआ था। और ये युद्ध विश्वामित्र और वशिष्ठ को कह सकते हैं कि पुरोहित के रूप में हटा दिया जाता है। किसको, विश्वामित्र को। तो फिर विश्वामित्र अब 10 राजाओं को लेकर के आते हैं। ये सारी कहानी हमने बात की थी। युद्ध का कारण क्या था, भरत राजा सुदास ने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। तब विश्वामित्र ने 10 तोपों को एकत्र करके सुदास के खिलाफ युद्ध प्रेरित किया था और युद्ध में फिर भी भरत जन के राजा सुदास की विजय होती है। और यहाँ पर जो 5 जन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे वो थे अनु, यदु, पुरु, ध्रुव और तुर्वस। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पर वैदिक राजनीतिक जीवन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, राजनीतिक जीवन की, तो उसमें राजा की बात करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिना राजा के बिना राजनीतिक जीवन की कैसे बात हो सकती है। तो राजा कैसे था, राजा जन कबीलों का प्रधान था। इसे जनस्य गोप या राजन कहा जाता था। किसको, राजा को। ठीक है, और ये राजा कौन होता था, ये युद्ध का नेता होता था। ठीक है, राजा का पद वंशानुगत था। ठीक है, और यहाँ पर राज्याभिषेक की प्रथा प्रचलित थी। प्रतिनिधि सभाएं कौन सी थी, 4 सभाएं थी, सभा, समिति, गण और विदत। यहाँ एक चीज याद रखिएगा कि न्यायालय की तरह भी कौन काम करता था, क्वेश्चन आया हुआ है। तो न्यायालय की तरह अगर क्वेश्चन आता है कौन सी सभा काम करती थी, तो वो काम करती थी सभा। कौन काम करती थी, सभा। ठीक है, और राजा का चुनाव किसमें होता था, तो समिति में होता था। और ये सभा आज की किसकी तरह काम करती थी, तो राज्यसभा की तरह काम करती थी। और ये समिति आज के समय में किसकी तरह काम करती थी, तो लोकसभा के समान काम करती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सभा राज्यसभा जैसी थी, बुद्ध की दिनों की संस्था थी। उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व क्या होता है, समाप्त हो जाता है। सभा समिति का तब भी रहता है, गण और विद्युत का पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है, गण भी कुलीनों को समर्थित, वित्त के माध्यम से उपज का वितरण होता था, अर्थात कितना आपने या फिर युद्ध हुआ, युद्ध में जो संसाधन आपने प्राप्त किए उनका बंटवारा किस तरीके से होता था, इस तरीके के बंटवारे किसमें होते थे, विदत में होते थे। अब प्रमुख अधिकारी कौन से राजनीतिक जीवन में, राजा देख लिया, राजा के बाद अधिकारी देख लिया। अधिकारी देखने जा रहे हैं, अधिकारी में 4 बनते हैं, पुरोहित, सेनानी, पुरब और स्पष्ट। स्पष्ट कौन थे, गुप्तचर थे। पुरब कौन थे, किले का प्रधान था। और सेनानी कौन से थे, पुरोहित के बाद जो युद्ध में मैंने बताया था बुलाने के लिए किसी न किसी को रखेंगे, तो वो कौन थे, पुरोहित थे। ये बात कर रहे हैं हम सारी वैदिक काल की। उसके बाद सैन्य व्यवस्था कैसी थी, तो कबीलाई व्यवस्था के कारण पूर्व वैदिक काल में कोई स्थायी या नियमित सेना देखने को नहीं मिलती। युद्ध के समय ही सेना का गठन होता है और फिर युद्ध लड़ने ये चले जाते हैं। 3 प्रकार की सेना होती है, पैदल, घोड़ा और रथ। कर व्यवस्था कैसी थी, बलि नामक एक कर सुनने में आता है, लेकिन ये स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर था, अर्थात कोई टैक्सेशन इंपोज नहीं था कि आपको ये करना ही करना है। ठीक है, तो ऐसी कर व्यवस्था देखने को मिलती है। न्याय व्यवस्था में यहाँ पर कोई न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलती और ना ही उत्तर वैदिक काल में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, जनपद काल में, अर्थात आज जिसकी हम बात करेंगे उसमें हमको न्याय व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि सूत्र काल आ जाता है। ठीक है, कौन आ जाता है, सूत्र काल आ जाता है।
इसके बाद हम देखेंगे उत्तर वैदिक राजनीतिक जीवन कैसा था। पूर्व वैदिक देख लिया, उत्तर वैदिक देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक में यहाँ लगभग 1000 ईसा पूर्व से वैदिक काल का प्रारंभ होता है और इस काल में लोहे के माध्यम से कई सारे परिवर्तन हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर छोटे छोटे जन मिलकर के क्या बना लेंगे, जनपद बना लेंगे। जैसे भरत और पुरु मिलकर के क्या बन जाते हैं, कुरु जनपद मिल जाते हैं, और तुर्वस और कृति मिलकर क्या बन जाते हैं, पांचाल बन जाते हैं। ठीक है, इस काल में पहली बार राष्ट्र शब्द का उल्लेख होता है, संभवतः इसका उल्लेख जनपद के लिए हुआ होगा। राजा कैसा है, जब सीधी सी बात है कि जब इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो राजा भी अपनी पावर को घटाएगा नहीं, पावर को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे कबीलाई तत्वों का प्रभाव कम हुआ और राजा के अधिकारों में क्या हुई, वृद्धि हुई, और राजा को देव माना गया कि इसको देवताओं ने चुना है और वंशानुगत परंपरा यहाँ पर बढ़ी। ठीक है, आगे चल करके विभिन्न राजाओं में, और यहाँ पर क्या कहा जाएगा, जो मध्य क्षेत्र में हुआ वो राजा कहलाया, पूर्व क्षेत्र में सम्राट हो गया, पश्चिम में स्वराट हो गया, उत्तर में विराट हो गया और दक्षिण में भोज हो गया, और जिसने चारों पर अधिकार कर लिया वो एक राट हो गया। वो इसको हम सुनते हैं, तो वो जब गजानन को सुनते हैं तो उनकी हम बातें देखते हैं। यहाँ पर प्रमुख राजा कौन था, तो कैकेय के अश्वती, काशी के अजातशत्रु, जनक कुरु, ठीक है, विदेह के जनक, ये विदेह के थे, ठीक है, कुरुक्षेत्र के उद्दालक आरुणि, ठीक है, पांचाल के प्रवाहन, ये सारे प्रमुख राजा देखने को मिलते हैं। अब प्रतिनिधि सभा, इस काल में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई, जिससे कारण सभा आदि संस्थाओं का महत्व कम हो गया। भाई सीधी सी बात है, आप खुद बताइए, एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है मोनार्की। ठीक है, किसमें संस्थाएं ज्यादा पावरफुल होंगी, डेमोक्रेसी में कि मोनार्की में? डेमोक्रेसी में संस्थाएं ज्यादा पावर होंगी, तभी तो डेमोक्रेसी जिंदा रह पाएगी। भाई चाइना और रशिया में एक्चुअली है क्या, ठीक है, या चाइना और नॉर्थ कोरिया में है क्या, वहां पर मोनार्की है, तो वहां पर संस्थाएं उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर संसद पावरफुल है कि नहीं है। तो उसी तरीके से जब मोनार्की आती है, जब राजा अपने हाथ में ताकत लेगा, तो संस्थाओं का महत्व सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रमुख अधिकारी, अब जब वहां पर 4 प्रमुख अधिकारी देखने को मिलते हैं, अब राजा बड़ा हो गया तो अधिकारी बढ़ाने पड़ेंगे, तो इस काल में लगभग 17 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो एक कर व्यवस्था थी, भागदूत और एक संग्रहिता, 2 प्रकार के व्यक्ति और बड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो संग्रहिता क्या होती है, बलि कर को संग्रह करने का अधिकारी होता है। ठीक है, सैन्य व्यवस्था, अभी भी सेना स्थायी स्वरूप से नहीं देखने को मिलती है और सेना की तरह थोड़ी थोड़ी देखने को मिल जाती है, लेकिन न्याय प्रणाली अभी मजबूत नहीं थी। अब कर व्यवस्था व्यवस्थित रूप से थी, बलि स्वेच्छा से नहीं स्थायी रूप से लिया जाने वाला कर हो गया, और राजा वैश्यों से ज्यादातर कर को ग्रहण करता था। ठीक है, इस तरीके से हमने राजनीतिक जीवन को देखा। ठीक है, अब देखेंगे समाज कैसा था आखिरकार। ठीक है, हमने किस किस को देख लिया, साहित्य देख लिया, हमने किसको देख लिया, राजनीतिक जीवन देख लिया। अब हम देखेंगे समाज, समाज के बाद धार्मिक व्यवस्था को देखेंगे। फिर मैं तुरंत दौड़ करके मतलब तुरंत पहुंचूंगा ट्रांजिशन में। मेरा मन बहुत कर रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि इस तरीके से चीजें चलती रहें, लेकिन करना है तो करना है। तो समाज पे बात करने के बाद सीधे हम किस पे पहुंचेंगे, धर्म पे थोड़ा डिस्कस करके फिर हम सीधे ट्रांजिशन फेज में पहुंचेंगे, कैसे आखिरकार यहाँ से वहां गया था। ठीक, पूर्व वैदिक समाज कैसा था, तो पूर्व वैदिक समाज कबीलाई तत्वों पर आधारित थी। ठीक है, समाज 3 वर्गों में बटा था, पुरोहित, सेनानी और सामान्य जन। अभी भी यहाँ पर शूद्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलता, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। क्यों? क्योंकि अनुलोम प्रतिलोम विवाह हो जाते हैं। इसके अलावा युद्ध होगा, युद्ध के में जिनको जीतेंगे उनको एक पर्टिकुलर पहचान देने के लिए शूद्र जैसे जात का उत्पन्न होगी, और फिर बाद में इसमें क्या होगी कि वर्ण व्यवस्था आएगी, और वर्ण व्यवस्था जब रिजिड हो जाएगी तो ये इसकी नकारात्मकता हो जाएगी, और फिर ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं अन्य प्रकार के धार्मिक आचरण को उत्पन्न करने के लिए काम करेगा। तो वर्ण व्यवस्था कैसी थी, अभी भी वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो थी वो रिजिड नहीं थी। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में परिवार का उल्लेख है, जिसमें जो बोलता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसने का काम करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दिखा रही कि वर्ण व्यवस्था रिजिड नहीं है, एक पहचान है, काम करने आप क्या काम करते हैं इसकी पहचान है, क्या, वर्ण व्यवस्था की। लेकिन बाद में इसको जन्म के आधार पर कर दिया तो एक जात व्यवस्था बदल जाती है। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, इसमें वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि आखिरकार वर्ण व्यवस्था कैसे उत्पन्न हुई, और आर्य वैदिक समाज के निर्माता माने जाते हैं। आर्य भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ जाति संबंधित ना होकर किससे था, भाषा समूह से संबंधित था। दास प्रथा थी कि नहीं, तो दास प्रथा का प्रचलन था। परिवार कैसा था, परिवार सबसे छोटी इकाई थी, और परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। और जो समाज था वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति खराब थी, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी, उनको भी जैसे अधिकार थे और वेदों अध्ययन अधिकार थे, और इसका कारण समाज
और प्रतिसत्तात्मक होने का सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है क्योंकि ये पूरी तरीके से किस पर डिपेंडेंट थी, पशुचारित व्यवस्था पर आधारित थी। और यहाँ पर क्या था, संयुक्त परिवार था। पशुचारित व्यवस्था और कृषि पर फोकस देने के कारण ही संभवतः यहाँ पर संयुक्त परिवार जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, अर्थात एक ही परिवार में कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, दादी बाबा, मम्मी पापा, चाचा चाची, बच्चे सब साथ में रहते हैं, तो वो संयुक्त परिवार की स्थिति देखने को मिलती है। स्त्रियों की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी थी, स्त्रियों को उपनयन संस्कार और शिक्षा देने का अधिकार प्राप्त था। इसमें कई सारे विदुषियों का नाम मिलता है जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की, जैसे सिक्ता, विश्वारा, पाला, घोषा, लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी है, इन्होंने कई सारे श्लोकों की रचना की थी। उत्तर वैदिक काल में भी कई सारी स्त्रियों की बातें मिलती हैं, गार्गी, मैत्री, सुबला, कात्यायनी। अच्छा, इनका नाम देखने से, मिलने से ये समझ में आता है कि जितना चीजें हम लोगों को बताई गई हैं कि स्त्रियों की स्थिति खराब हो गई थी, संभवतः उतनी ज्यादा स्थिति खराब नहीं थी। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें कई सारी स्त्रियां देखने को, जो विद्वान थी वो देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां जो थी वो सभा, समिति, गण और विदत में भाग ले सकती थी। पुनर्विवाह, नियोग प्रथा, बहुविवाह प्रचलित था। इस पे हम बात कर चुके हैं कि पुनर्विवाह क्या है, नियोग प्रथा क्या है, बहुपति विवाह क्या है, ठीक। बाल विवाह, विवाह विधि 16 से पूर्व नहीं होता था। दहेज प्रथा और पर्दा प्रथा, सती प्रथा, संपत्ति आदि प्रचलित नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि दहेज प्रथा, सती प्रथा, पर्दा प्रथा भी प्रचलित नहीं था, संपत्ति का अधिकार भी प्रचलित नहीं था। निष्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है। निष्क इसका अर्थ होता है स्वर्ण का ढेर। एक्चुअली निष्क का प्रयोग जो था वो गले में पहनने वाले एक स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसको बाद में लोहे आदि के लिए भी प्रयोग किया जाने लगा। तो ये संभवतः कांसा या तांबे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग होता था, और निष्क किसके लिए प्रयोग होता था, सोने के लिए, जो गले का एक आभूषण होता था, ठीक है। भोजन कैसा था, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, लेकिन इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी कि ये गाय से संबंधित चीजों का ज्यादा सेवन करते थे, जैसे दूध, दही, मक्खन आदि। और गाय को यहाँ पर अगन्या कहा गया, अर्थात गाय को ना मारे जाने योग्य कहा गया है। चावल, मछली, नमक आदि का भी उल्लेख नहीं मिलता है। सुरा पेय की निंदा की गई, जबकि सोमपान की प्रशंसा की गई। आज लोग सोम को अल्कोहल ड्रिंक से तुलना करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एनर्जी ड्रिंक था। इसके बारे में मैंने काफी देर बात की थी। और मनोरंजन के लिए पासा, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथदौड़ आदि खेलते हैं। अब ये पासा आदि से कह सकते हैं कि एक फेज मिलता है चेस का, और आपको पता है कि डी गुकेश इंटरनेशनल जीत के आए हैं, और जीते किसमें, चेस में। चेस की उत्पत्ति कहां हुई है, देखिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है, कि चेस की उत्पत्ति कहां हुई है। देख करके आपको गौरव फील होगा कि आखिर चेस की उत्पत्ति हुई कहां पर है, ठीक है। फिर उत्तर वैदिक काल में समाज कैसा था, वर्ण व्यवस्था। पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी, लेकिन इसकी व्यवस्थित स्थापना कहां देखने को मिलती है, उत्तर काल में मिलती है। इसके तहत समाज 4 वर्गों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनके बारे में दिया गया, खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें एक पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप बना करके, लेकिन तब बनेगा जब सब्सक्राइबर ठीक ठाक हो जाएंगे जगह से, ठीक है। तब एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, उसी में आप सबको ऐड करके और ये सब चीजें उसमें डाल दिया करेंगे, ठीक है। या आपको जुड़ना हो तो कमेंट उसमें कर दीजिएगा, जिससे आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सामान्य परिचय देख लिया। अब राजा को देखते हैं। तो राजा का विधायी तत्वों की प्रधानता थी उत्तर वैदिक काल में, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सॉरी राजनीतिक जीवन आ गया सामाजिक जीवन से। अब उत्तर वैदिक का सामाजिक जीवन को देखेंगे। अच्छा, उसी में हमने बात कर ली है सामाजिक जीवन की भी। अब एक्चुअली बात करते हैं तो धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। तो पहले पूर्व वैदिक काल के धर्म की बात करते हैं, और फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, उत्तर वैदिक काल की धार्मिक व्यवस्था की बात करेंगे, ठीक है। तो बात कर ही चुके हैं, बहुत देर हो चुका है, लगभग चीजों में बात हो गई है। धर्म और आर्थिक व्यवस्था आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। पूर्व वैदिक काल में कृषि पशुपालन पर आधारित था, और फिर उसके बाद किसमें, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, पूरा टाइम इसमें कर देंगे, फिर जर्नलिज्म बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें जितनी पेपर में आती हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। अर्थव्यवस्था कैसी थी, पशुपालन पर आधारित थी, और यहाँ पर पशुपालन और कृषि दोनों पर आधारित हो जाती है। धार्मिक व्यवस्था में अलग अलग देवता थे, ठीक है। सबसे ज्यादा श्लोक में किसका वर्णन किया गया, इंद्र का किया गया। उसके बाद किसका वर्णन किया गया, अग्नि का वर्णन किया गया। सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन किया गया, सिंधु का नदी किया गया। और सबसे पवित्र कौन सी नदी मानी गई है, सरस्वती नदी मानी गई है, ठीक है। इन सब चीजों पे अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, पीडीएफ उस पर डाल दूंगा, आप डिस्कस कर दीजिएगा। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। चलिए 2 मिनट रुकिए, पानी पी लूं, फिर शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं महाजनपद का। पहले हमने देखा पूर्व वैदिक काल में जन थे, ठीक है। जन के बाद ये कॉन्सेप्ट आता है जनपद का। अब सर जी आप एक नया शब्द लेकर के आए हो जिसको आप बोल रहे हो महाजनपद। सर जी ये महाजनपद क्या है? तो जन से बड़ा जनपद और जनपद से बड़ा महाजनपद, ठीक। जैसे आज भी है, क्या है? नगर, महानगर, है ना, ग्राम, नगर, महानगर, है कि नहीं? महानगर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, एरिया ज्यादा होता है, महानगर में परिवर्तित हो जाता है जहां डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। नगर तुलनात्मक रूप से कम होता है महानगर से। जैसे नगर महानगर का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से जनपद और महाजनपद का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब यहाँ पर जनपद और महाजनपद के बीच में परिवर्तन कैसे हुआ? तो मैंने बताया था कि जब ये जनपद बनते हैं तो यहाँ पर सीधे सीधे किसका उत्पन्न हो जाता है? लोहे को ये खोज देते हैं, ठीक है। क्योंकि लोहे का प्राचीनतम प्रमाण हमको कहां पर मिला है? उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा मिला है, राइट, ठीक, ठीक है। अतरंजी खेड़ा में हमको लोहे का प्रमाण मिला है। और जनपद काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही, ठीक है, जैसा वैश्वानर जी की एक कहानी है जिसमें राजा वैश्वानर जो होते हैं वो अपने मुख में लोहे को या अग्नि से संबंधित एक राक्षस को मुख में रख लेते हैं, फिर घृत बोलते हैं, वो निकल जाता है, पूर्व की तरफ बैठता है। तो कहने का मतलब ये था कि उत्तर वैदिक काल में इनका पूर्व की तरफ विस्तार होता है। और पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा है जहां पर लोहा मिलता है। फिर लोहे के मिलने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर जब आपके पास लोहा आएगा तो लोहे से जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। अब 1000 से लेकर के 500 तक चलती है या 600 तक चलती है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे से जो पशुपालन व्यवस्था थी वो लोहे के आने से कृषि अवस्था बदल गई, ठीक है। जो इनकी इकोनॉमी थी, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में बदल गई। एक्चुअली पूरी चीजों में अगर चेंज हम देखेंगे हिस्ट्री में, तो चेंज में सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई चीज डालती है तो वो इकोनॉमी ही डालती है। देखिए पैलेलिथिक एज में हमारी पशुचालित व्यवस्था थी तो हम पैलेलिथिक एज में थे। उसके बाद चालकोलिथिक एज में आए, थोड़े बहुत तांबे को लेकर के हमने क्या किया, एक कह सकते हैं कि चीजें शुरुआत की, और फिर हम ताम्रपाषाणिक काल में आए। लेकिन मेन चेंजेस हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में होता है जब हमने इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को व्यापार पर बेस किया। जैसे ही हमने व्यापार पर बेस किया तो फिर वो हमें नगरीय सभ्यता देखने को मिली। फिर हम व्यापार से जब उसका डिक्लाइन हो जाता है फिर हम किसके फेज में जाते हैं? पशुपालन वाली व्यवस्था में जाते हैं। और पशुपालन व्यवस्था के बाद फिर हम किस में जाएंगे? किसमें जाएंगे? कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में जाएंगे जो हमें उत्तर वैदिक काल लगेगी। और फिर कृषि मूलक अर्थव्यवस्था से वापस जब हम ट्रेड कॉमर्स में जाएंगे तो जैसे वहां पर ट्रेड एंड कॉमर्स एक नगरीय सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी, उसी तरीके से ट्रेड एंड कॉमर्स में जब हम जाएंगे तो वापस से एक नगरीय सभ्यता बनेगी। इसीलिए द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है महाजनपद काल को। तो इकोनॉमी क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल में हमने देखा था कि हम पूर्व की ओर विस्तार हुए। पूर्व की ओर विस्तार होने पर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अतरंजी खेड़ा में लोहा मिलता है। लोहे के प्रमाण से ये अपनी को क्या कहते हैं, जो इनकी पशु चालित वाली व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, उससे ये कृषि पूरा फोकस किस पर करने लगते हैं? कृषि पर करने लगते हैं। और जब आप कृषि पर करेंगे तो समाज में सही सी बात है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। यहां से देखिएगा, जितने ज्यादा आपके घर में परिवार में लोग होंगे उतने ज्यादा लोग आपके कृषि में आप लगा देंगे, ठीक है। कृषि करने के लिए आपको ज्यादा लोग चाहिए, ठीक है, ज्यादा लोग चाहिए। इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बुआई कटाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी हो जाएगी, ठीक है, कृषि का काम उतनी जल्दी होगा। तो कह सकते हैं कि यहां पर लोग ज्यादा चाहिए। अब जब लोग ज्यादा चाहिए तो आपको कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, जाहिर सी बात है। कृषि पूरी तरीके से इसमें आपको खेती करने के लिए बहुत ज्यादा लोग चाहिए। और लोग जब आपको मिलेंगे तो आपके साथ क्या होगी कि आप क्या करेंगे कि बर्थ को और ज्यादा बढ़ाएंगे और जो समाज होगी, समाज में जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको क्या चाहिए होंगे? संसाधन, ठीक है।
जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या चाहिए होंगे? संसाधन चाहिए होंगे। अब संसाधन आपके पास मिलेंगे कैसे? चूंकि आपकी पूरी व्यवस्था किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है, और कृषि निर्भर किस पर होती है? लैंड पर। तो संसाधन में आपके पास चाहिए क्या? आपको चाहिए लैंड चाहिए, क्योंकि आपकी इकोनॉमी किस पर बेस है? कृषि पर निर्भर है। अच्छा, लैंड क्यों मिलेगा आपको? कौन देगा? तो भाई साहब, आप जनपद काल में हैं, जब आप पहले जन थे तो आपको पता था कि आपके बब्बा जी युद्ध लड़े थे और उन्होंने बगल वाले कबीले को जोड़ करके इतना बड़ा जनपद जब बनाया था तो हमको बहुत मात्रा में जमीन मिली थी, अर्थात अब तो हम बड़े हो गए। अगर किसी बड़े जनपद के ऊपर अटैक करते हैं या उसको आपस में मिला लेते हैं तो हमें उसकी भी जमीन मिल जाएगी, और हमारे पास लैंड का जो कह सकते हैं रिसोर्स होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इतनी तो बात समझ में आ रही। तो फिर क्या होंगे? यहाँ पर युद्ध होंगे। क्या होंगे? युद्ध होंगे। और युद्ध के लिए आपको क्या चाहिए होगा? लोहा चाहिए होगा। इसके अलावा लोहा की टेक्नोलॉजी, अगर युद्ध में जीतना है तो आपको लोहे में कई सारे लोहे को बहुत बड़े स्तर पे यूज करना होगा, अलग अलग हथियार बनाने होंगे, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा, तभी तो आप युद्ध जीत पाएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी और लोहे का जब बड़े स्तर पर युद्ध होने लगा, तब फिर यहाँ पर युद्ध हुआ किस पे? जनपदों के बीच में आपस में। और ये जनपद या तो एक दूसरे पर युद्ध करके जीतते हैं, या तो एक दूसरे के साथ संधि करते हैं, या तो एक दूसरे के साथ कह सकते हैं मैट्रिमोनियल अलायंस करते हैं, अर्थात विवाह के द्वारा एक जनपद दूसरे जनपद से जुड़ते हैं, और ये जनपद बाद में जब जुड़ जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे? महाजनपद। एक चीज कितना बड़ा बदलाव कर देती है, ये देखिए। ये फेस बहुत धीरे धीरे चीजें बदलाव देखने को मिलता है। कैसे देखा हमने? कृषि अर्थव्यवस्था थी, कृषि अर्थव्यवस्था में आपको लोग ज्यादा चाहिए, लोग ज्यादा चाहिए। कृषि अर्थव्यवस्था होती कब है? जब उत्तर वैदिक काल आता है। तो जब लोग ज्यादा होंगे तो आपको जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर आपको संसाधन चाहिए होंगे। जब कृषि ही आपका मेन मकसद है, उसमें पूरी तरीके से आपकी इकोनॉमी कृषि पर निर्भर है, तो आपको संसाधन में सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होगी वो किसकी जरूरत होगी? लैंड की। लैंड के साथ वाटर की, इसीलिए यहाँ पर नदियों को लेकर भी कई सारे युद्ध देखने को मिलते हैं। तो लैंड के साथ आपको युद्ध होंगे। अच्छा, युद्ध होगा तो फिर आपको लोहे के साथ कई सारे कह सकते हैं काम करने पड़ेंगे, अर्थात लोहे का बहुत विस्तृत इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। और जब युद्ध होंगे तो ये युद्ध आप किसके साथ करेंगे? तो आपके पड़ोस में कोई जनपद होगा, उसी के साथ युद्ध करेंगे, और फिर ये जनपद क्या होंगे? बड़े बड़े महाजनपद बन के आएंगे, जिसमें काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, चेदी, मगध कितने देखने को, अवंती कितने देखने को मिलेंगे। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे जैन बौद्धिज्म के बाद। अभी मैं ट्रांजिशन फेज करा रहा हूं, फिर बौद्धिज्म जैनिज्म करवाऊंगा, फिर उसके बाद महाजनपद कराऊंगा एक बार फिर से। उसमें केवल महाजनपद की राजधानी कौन सी, कहां पर कौन सा था, फिर उसमें युद्ध पढ़ाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। अभी पता चला, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिहार में कौन से थे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन से थे, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन से थे, फिर मैंने जैनिज्म बुद्धिज्म पढ़ा दिया। फिर जब हर्यक वंश आए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कौशल पर अटैक किया, वज्जी पर अटैक किया, आपको समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो अभी इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ट्रांजिशन हुआ, फिर उसके बाद जैनिज्म बौद्धिज्म पे बात करेंगे, और फिर उसके बाद इन जितने महाजनपद हैं, 16 महाजनपद, और जितने गणराज्य थे उनकी राजधानी, ठीक है, उन पे बात करते हुए हर्यक वंश को शुरू करते हुए युद्ध कराना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो ये इकोनॉमी जो होती है किसी भी इतिहास को बदलने में बहुत बड़ी कारगर होती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जब आपके पास एरिया हो गया, जब आपके पास लोग हो गए, ठीक है, तो कृषि में आपने लोगों को लगा रखा है, लेकिन बगल वाले जनपद पर अटैक करने के लिए, युद्ध करने के लिए आपको सेना चाहिए होगी, आपको हथियार चाहिए होंगे, ठीक है, आपको कोई रथ चलाने वाला चाहिए होगा, तलवार बनाने वाला चाहिए होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या दिखाई? इन्होंने किस चीज को उत्पन्न किया? तो इन्होंने एक नए वर्ग को उत्पन्न किया। ठीक है, जो ये सारे लोग कार्य करते थे। कोई कर रहा था, मान लीजिए रथ बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, मान लीजिए लोहे का काम कर रहा है, हथियार वगैरह बना रहा है। ठीक है, कृषि लगातार चल ही रही है। ठीक, देखते जाइएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति जो है वो कह सकते हैं हम लोग सौंदर्य आदि का काम कर रहे हैं, नाई आदि नहीं, बाल बाल काटते हैं, इनका काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा
कोई व्यक्ति काम कर रहा है, नाई का काम कर रहा है, रथ का काम कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है, ठीक है। और कुछ व्यक्ति काम कर रहे हैं, मान लीजिए, और कौन से काम हो सकते हैं, व्यापार में भी कोई विशेष प्रकार का काम कर रहा है, ठीक है। नाई का काम कर रहा है, रथ का काम कर रहा है, लोहे का काम कर रहा है, कृषि काम कर रहा है, ठीक, उत्तर वैदिक काल में। अब होगा क्या कि ये जो होंगे कई सारे जो अभी तक कास्ट आपको मिल रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मिल रही थी। अब सीधी सी बात है कि जब आपके यहाँ इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो क्यों कर रही है, तो भाई साहब हमारे पास लैंड की कमी थी, रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए हमने युद्ध कर दिया, हमारे पास क्या हो गया, रिसोर्स ज्यादा हो गए, ठीक है। अब रिसोर्स ज्यादा हो गए तो रिसोर्स हमारे पास पर्याप्त हो गए, तो हमने क्या किया, कहीं और उससे जो पैसा हुआ तो हमारे पास रिसोर्स ज्यादा हुआ, अर्थात लैंड ज्यादा हुआ, लैंड ज्यादा हुआ, रिसोर्स ज्यादा होने से क्या हुआ कि लैंड ज्यादा हुआ, लैंड ज्यादा होने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बढ़ा, एग्रीकल्चर बढ़ने के बाद जब हमने देख लिया कि एक सीमित मात्रा में हमारे पास खाने भंडार की व्यवस्था हो गई, तो हमने अपने पैसे को कहीं और इन्वेस्ट किया। कहाँ इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, तो इन लोगों ने इन्वेस्ट किया, मान लीजिए कोई युद्ध आदि चीजों का काम कर रहा था, ठीक है, कोई व्यक्ति लोहे आदि का काम कर रहा था, कोई कृषि आदि का काम कर रहा था, तो हो ये रहा था कि यहां से प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, ठीक है, या कह सकते हैं लोगों की पर कैपिटा इनकम जो थी वो बढ़ रही थी। उत्तर वैदिक काल के बाद महाजनपद में आने के बाद जब सीधी सी बात है आपकी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो वो इनकम कोई सीमित नहीं करना चाहता, हर व्यक्ति सोचेगा कि मेरी इनकम और बढ़े, ठीक है। तो और बढ़ने के लिए क्या हुआ, यही पर कैपिटल इनकम, अच्छा ये बढ़े किसकी रहेगी, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की, शूद्र की। ब्राह्मण का तो इसमें कोई योगदान है नहीं इकोनॉमी में, क्षत्रिय युद्ध में व्यस्त थे, तो ये ज्यादातर प्रॉस्पेरिटी किसकी बढ़ रही थी, वैश्य की, ठीक है। वैश्य का मतलब होता है कि जो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था पर काम कर रहे थे, यहां पर किसी जात से संबंधित चीजें नहीं आती हैं, ठीक है। और यहां पर जो होती हैं वैश्य को किसी जात से डिनोट मत करिएगा, ये मैं काम के आधार पर वैश्य को डिनोट कर रहा हूं, तो वो किस पर आती है, वैश्य पर आती है। वैश्य की प्रॉस्पेरिटी जो होती है अर्थात उनकी पर कैपिटल इनकम बढ़ती है। अब पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी तो उसमें वैश्य में ये सारे लोग आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपस में जोड़ेंगे लोगों को, ठीक है। अभी भी आप गांव में देखते होंगे, शहर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, शहर की कल्चर ही पूरी तरीके से अलग है। गांव में अगर आप अभी भी जाएंगे तो एक जगह पर पूरी की पूरी कस्बा देखने को मिलता है जहां पर कह सकते हैं कि नाई लोग रहते हैं, एक जगह पर पूरा एरिया मिलता है जहां पर लोहार मिलते हैं, एक जगह पर भुर्जा आदि लोग मिलते हैं जहां पर चीजें करवाने जाते हैं, लाई वाई बनवाने जाते हैं, ठीक है। एक जगह पर आप जाएंगे तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि लकड़ी का काम करने वाले लोगों का अलग है, एक जगह पर पूरी पूरी क्षत्रिय बेल्ट मिलती है, एक जगह पर आपको पूरी पूरी ब्राह्मण बेल्ट मिलती है। इस तरीके से गांव भी कई सारे में विभाजित होता है ना। तो हुआ ये कि ये भी वैसे ही थे, इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, और उन ग्रुप में अपने अपने ग्रुप का प्रधान नियुक्त किया। तो नाई ने अपना एक ग्रुप बनाया, ठीक है, उनके अगल बगल से वही लोग थे। रथ बनाने वालों ने अपने लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया, लोहे वालों ने अपने ग्रुप बनाया और कृषि वालों ने अपने ग्रुप बनाए। अब ये जो ग्रुप थे, ये ग्रुप्स क्या कर रहा है, इन्होंने अपने ग्रुप में किसी एक को कह सकते हैं हेड नियुक्त किया और ये यहां से श्रेष्ठी जैसी परंपरा उत्पन्न होने को मिलती है। क्यों, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही थी, तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के साथ ऐसा तो है नहीं कि सबकी, अगर कहीं किसी समाज में प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है तो सबकी पर कैपिटल इनकम सेम होगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो जिसकी पर कैपिटल इनकम या जिसकी प्रॉस्पेरिटी सबसे ज्यादा होती थी उसने ग्रुप बनाया और ग्रुप बनाने के बाद वो ग्रुप का क्या बन गया, हेड बन गया। अब वो इस ग्रुप से संबंधित सभी नियम बनाने का अधिकारी कौन हो गया, श्रेष्ठी। ये सबके साथ मिलता था और कहता था भाई साहब आपको कहां पर जाना है, कहां पर क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। ऐसे ही लोहे ने भी अपने श्रेष्ठी देखने को मिलते हैं जो बताते थे कि कैसे लोहा बनाना है, किनको लोहा बेचना है, किस प्रकार से लोहे को हम बेचेंगे तो हमारे पास और भी ज्यादा पैसा आएगा। इस तरीके से कृषि आए, ठीक है। और जो बड़े बड़े श्रेष्ठी होते थे, बड़े बड़े नगरों के श्रेष्ठी होते थे, वो क्या कहलाते थे, महाश्रेष्ठी। क्या कहलाते थे, महाश्रेष्ठी, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बताया कि जब इकोनॉमी आपकी ग्रो हुई, जब इकोनॉमी आपकी ग्रो हुई तो इकोनॉमी ग्रो होने के साथ साथ उसका असर प्रॉस्पेरिटी पर पड़ता है।
अर्थात लोगों की पर कैपिटल इनकम पे पड़ता है, ये भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो अलग अलग ग्रुप्स मिलके आएंगे, ठीक है। जैसे निगम जैसी एक चीज देखने को मिलती है, अभी भी मिलते हैं, कई सारे निगम हैं, ठीक है। तो निगम जो मिलते हैं ना, वो यही ग्रुप जैसे जो ग्रुप बने हुए थे कॉर्पोरेशन से ही निगम आए थे, ठीक है। आज भी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीवन बीमा निगम। निगम क्या है, निगम यही है, कॉर्पोरेशन थी, कई सारे लोगों ने मिलकर के क्या किया, आकर के, और वो क्या करते हैं, एक साथ होते हैं, और फिर श्रेष्ठी जैसे अपने में जो सबसे प्रमुख होता है उसमें कौन आते हैं, श्रेष्ठी आते हैं, तो ये ग्रुप बनते हैं। अब ये ग्रुप क्या करेंगे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, और ये इंस्टीट्यूशन का कोई प्रमुख होगा तो ये अपने क्या चलाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएंगे, ठीक है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन चलाएंगे। अब ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चलाने के साथ इनको दिखाई दिया कि भाई साहब बार्टर सिस्टम बहुत ज्यादा क्या होगा, कठिन हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, आप पूरा पूरा सामान लेके जा रहे हैं, पहली बात तो दो चीजें समस्याएं आती हैं। क्या समस्या आती है बार्टर सिस्टम में, पूरे के पूरे आलू आपने पैदा की, अब आपको चाहिए चावल, ठीक है, तो आप पूरा का पूरा आलू लेंगे, ट्रक में ला देंगे, लेकर के जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेकंड चीज क्या आती है कि मूल्य आपको उतना नहीं मिल पाता है, ठीक है। मान लीजिए आलू की कीमत होगी, या आपने 20 किलो आलू दी, ठीक है, और 20 किलो आलू के बदले 10 किलो चावल मिल गया, तो वो न्याय है कि नहीं है, ये चीज आप जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 20 किलो आलू की क्या कॉस्ट है, क्या डिमांड है, डिमांड के आधार पे तो उसमें किसी ना किसी एक पक्ष का लॉस होता ही होता था, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम में इनको समस्या दिखाई दी। फिर ये क्या कहते हैं, अब ये क्या करते हैं कि क्वाइन जैसी चीजें लेकर के आते हैं, ठीक है, क्वाइन जैसी चीजें लेके आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं, जिससे इकोनॉमी क्या हो और बूस्ट हो। और केवल यही काम नहीं करेंगे, अब राजा भी तो सोचेगा कुछ ना कुछ करने का, ठीक है। केवल युद्ध से ही इकोनॉमी बूस्ट अप नहीं होगी, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आपको कई सारे अलग अलग काम भी करने पड़ेंगे। अब राजा को दिखाई दे रहा है कि भाई साहब अगर हम श्रेष्ठियों को अपने साथ रखते हैं और श्रेष्ठियों के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जाकर के राज की भी प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, क्योंकि अब यहां पर टैक्सेशन जो वहां पर कंपलसरी हो गया था, यहां पर टैक्सेशन और अधिक ज्यादा बढ़ जाता है। टैक्सेशन बढ़ने से क्या होता है कि युद्ध जैसी चीजें और अधिक बढ़ जाती हैं। तो जब टैक्सेशन बढ़ेगा तो टैक्सेशन किस पे लगेगा, प्रॉस्पेरिटी पर लगेगा इन श्रेष्ठियों की। तो अगर किसी तरीके से श्रेष्ठियों की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाया जाए तो टैक्स भी उनसे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लिया जा सकेगा। तो किंग ने कहा कि इनकी प्रॉस्पेरिटी कैसे बढ़े, तो सीधी सी बात है, किंग ने भी क्या किए, कॉइन्स इंट्रोड्यूस करवाने शुरू किए, ठीक है। और तब जाकर के हमको यहां पर महाजनपद काल में पंचमार्क सिक्के देखने को मिलते हैं। ये पंचमार्क सिक्के क्या है, ये पंचमार्क सिक्के और कुछ नहीं होते, चांदी तांबा आदि के ऊपर लिया आपने और उसके ऊपर कोई मछली या कुछ चौकोर ऐसी चीज मार मार करके उसको गर्म करके उसको दबा करके और उस तरीके से आपने सिक्के बना दिए, और उस सिक्कों की अपनी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी। और जैसे ही सिक्के प्रचलन में आए तब इन्होंने इकोनॉमी को और अधिक बूस्ट किया, अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ती है, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या हुई, और अधिक बढ़ती है। अर्थव्यवस्था और अधिक बढ़ेगी, पर कैपिटल इनकम और अधिक बढ़ेगी, प्रॉस्पेरिटी और अधिक बढ़ेगी। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है इस तरीके पे, ठीक। अब यहां पर देखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मैंने आपको बताया कि सीधी सी बात है, लोहे से प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, ठीक है, अटैक हुआ, अटैक से महाजनपद आए, ठीक है, टैक्सेशन और अधिक बढ़ा, टैक्सेशन और अधिक बढ़ने से प्रॉपर उन्होंने आर्मी रखी, आर्मी को इतनी सारी चीजें अवेलेबल कराने के लिए बार्टर सिस्टम, ये सारी चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो उसके लिए कॉइन्स आए। कॉइन्स क्यों आए, जिससे कि प्रॉस्पेरिटी बढ़े, किससे, श्रेष्ठी की भी और किंग की भी, क्योंकि किंग समझ रहा था, राजा समझ रहा था कि जितना ज्यादा श्रेष्ठियों पर इन्वेस्ट करेंगे हमारी टैक्सेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और श्रेष्ठी कौन थे, तो श्रेष्ठी ऐसे व्यक्ति थे जो पर्टिकुलर अपना एक ग्रुप बना लिए थे, ग्रुप बनाने के साथ वो वही काम करते थे, और उनमें से जो प्रमुख होता था वो श्रेष्ठी होता था, जो बड़े बड़े श्रेष्ठियों का प्रमुख होता था वो महाश्रेष्ठी कहलाता था। और ये श्रेष्ठी क्या कर देते थे कि पूरी तरीके से इकोनॉमी को रन कर रहे थे महाजनपद काल की। तो इकोनॉमी को रन कौन कर रहा है, वैश्य।
इनको कहा जाता था अनस्य बलीकृत। बलि हम जानते हैं टैक्स था, अनस्य बलीकृत अर्थात जो टैक्स देने का सबसे बड़ा काम किसका था, इनका था। इनका युद्ध करने का काम था और इनका क्या था काम, शिक्षा देने का, प्रदान करना था। ठीक, अब जब यहां से प्रॉस्पेरिटी सबकी बढ़ेगी तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ने के साथ साथ कुछ पैसा इनके पास भी आएगा, है ना, टैक्सेशन के रूप में। और जब टैक्सेशन के रूप में पैसा इनके पास आएगा तो गौर करिएगा, जब इनके पास पैसा ये देखेंगे भाई साहब तो ये भी कहेंगे कि भाई साहब थोड़ा पैसा इधर भी, है ना, थोड़ा पैसा इधर भी। डायरेक्ट तो राजा से मांग नहीं सकते, राजा खर्च से इनको उड़ा देगा। ये गए, पता चला कि राजा ने कहा कि भैया पुरोहित कहाँ गए, कहीं सुबह सुबह पुरोहित जंगल पे जाते दिखे थे, उसके बाद से कहीं गायब हो गए। अरे पुरोहित तो चमत्कार हो गया, पुरोहित गायब हो गए, पुरोहित गायब हो गए, पुरोहित राजा बन गए, सॉरी पुरोहित भगवान बन गए, बहुत बड़े पुरोहित थे। अच्छा, पुरोहित काफी बड़े थे, लेकिन अब राज्य में पुरोहित नहीं है तो ऐसा करो कोई एक नया पुरोहित चुन लो। वास्तव में वो भगवान नहीं बने थे, भगवान को प्यारे हो गए थे, जंगल में गए दोबारा लौटे ही नहीं, है ना, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण को दिखा नहीं सकता था समाज में कि मैंने ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट तो इनकी मांग नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, यज्ञ बढ़ाएंगे। ऐसा करो यज्ञ कर लो, ज्यादा से ज्यादा यज्ञ अगर किए जाए तो क्षत्रिय से ज्यादा पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा गाय, ज्यादा से ज्यादा चीजें आ जाएंगी। तो यहां पर आने के बाद यज्ञ आदि परंपराएं क्या होंगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और जब यज्ञ आदि परंपराएं राजा ने बढ़ाई, और ये यज्ञ करेगा कौन, राजा करेगा। राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, कई तरीके के अलग अलग यज्ञ देखने को मिलते हैं। जब राजा में ये यज्ञ प्रचलन होगा तो मैंने कहा था कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को देख करके क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं और उसी तरीके के कर्म करने का प्रयास करते हैं। और यहां से जनता सबसे ज्यादा प्रभावित थी किसके ऊपर, राजा के ऊपर। तो यहां पर जनता अनुकरण किसका करेगी, राजा का करेगी। ठीक है, राजा का अनुकरण करने का मतलब यह है कि जिस प्रकार की यज्ञ परंपराएं यहां पर बढ़ रही थी, उसी प्रकार की यज्ञ आदि परंपराएं कहां पर बढ़ती हुई देखने को मिली, समाज में भी हमको यज्ञ आदि परंपराएं देखने को मिली। इसके अलावा यहां पर राजा को देव माना जाने लगा कि इसकी नियुक्ति किसने की है, देवताओं ने की है, इसको कोई हटा नहीं सकता। युद्ध आदि के लिए जो उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है, जैसे कि हम लोग भील आदि विद्रोह में देखेंगे आगे चल के कि भगवान बना दिया जाता है। ठीक है, कूका विद्रोह में हम लोग देखते हैं, कई सारे संथाल विद्रोह में भी हम लोग देखते हैं कि दैवीय शक्तियों से इनको उत्प्रेरित किया जाता है, जिससे इनको क्या मिलती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि मोटिवेशन मिलता है, ओज मिलता है, जिससे ये लड़ते हैं। तो उस लड़ने से क्या हुआ कि दैवी जैसी चीजें आई, जादू टोना जैसी चीजें आई, और ये सारी चीजें भी हमको कहां पर देखने को मिली, समाज को देखने को मिली। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी तो सब में आ ही चुकी थी। अब यज्ञ बढ़ते हैं, ठीक है, ये भाई साहब युद्ध बढ़ाएंगे, ये भाई साहब इकोनॉमी बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे चीज ये आती है कि जो ये वाली कम्युनिटी होती है, तीनों लोग अपनी जगह पर अपना अपना इंपॉर्टेंस समझते हैं। ठीक, अब एक समय के बाद ब्राह्मण कहते हैं समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई वर्ग है तो ब्राह्मण। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करता है और शिक्षा ही किसी भी समाज की नींव होती है। अच्छा जी, क्षत्रिय कह रहा भाई साहब देखो शिक्षा विच्छा कुछ नहीं है, अगर हम हथियार लेके खड़े हो जाएंगे तो फिर तुमको हथियार लेने को खड़े होना पड़ेगा, तुम शिक्षा विच्छा कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, समझे। तो तुम जो शिक्षा ले रहे हो वो हमारी वजह से ले रहे हो, ठीक है, वो तो शिक्षा विच्छा नहीं, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वैश्य क्या कहते हैं, अच्छा ना तुम इंपॉर्टेंट हो ना तुम इंपॉर्टेंट हो, हम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ना उगाएंगे, ना हम पैसा कमाएंगे, ना हम तुमको पैसा देंगे, ना तुम हथियार खड़े होकर पाओगे अपने सामने, और ना ही तुम में युद्ध करने की हिम्मत आएगी। क्योंकि तुम्हारे अंदर युद्ध करने की हिम्मत क्यों आएगी, क्योंकि तुम्हारी इकोनॉमी मजबूत है, तभी तो आ रही है। भाई रशिया यूक्रेन में इतना लंबा वॉर रशिया क्यों चला पाया, क्योंकि वो उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत थी। अब कल को पाकिस्तान जैसी कंट्री इतना लंबा युद्ध चला पाएगी, खाने को लाले पड़े न प्याज न टमाटर उनके यहाँ, ठीक है, तो वो इतनी ज्यादा युद्ध इतने समय तक क्यों चला पाए, क्योंकि उनके यहाँ इकोनॉमी जो थी इतनी मजबूत थी। तो उन्होंने कहा भाई साहब अगर हम टैक्स देना बंद करें तो तुम युद्ध कैसे कर दोगे, बताओ जरा। हाँ, ये वो बात सही है। तो इस तरीके से तीनों लोगों को ये लगा कि नहीं मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं। अब ये मैं इंपॉर्टेंट को लेकर के बहस होने लगी, लेकिन नींव कहां पर पड़ी थी,
वैदिक काल की अभी चल रही थी, महाजनपद काल में भी इन पर प्रभाव किसका पड़ा था? वेदों का प्रभाव था। और वेदों के इंटरप्रिटेशन इस प्रकार से ब्राह्मणों से की जा रही थी कि वास्तव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य। तो समाज में जो इनको स्तरीकरण बटा हुआ था उसमें इनका कोई ना कोई कह सकते हैं विकास नहीं हुआ। ठीक है, अपनों में तो इनको समाज में उठा दिया, लेकिन अभी भी ब्राह्मण, क्षत्रिय पद, ये पता चल रहा है कि किसी भी क्षत्रिय कोई सैनिक है और सैनिक की इनकम उतनी नहीं जितनी किसी वैश्य की है, लेकिन समाज में सम्मान किसको है? उसी क्षत्रिय के हो। ये देख करके ये सब भाई साहब लोग परेशान हो गए। पता चल रहा है कोई राजा है, लेकिन राजा के बाद भी उसको किसी न किसी छोटे से छोटे ब्राह्मणों को या उस व्यक्ति को, उस गुरु को क्या हुआ कि ज्यादा उठाया गया है, ज्यादा उन लोगों की चीजों के बारे में बताई गई है, ब्राह्मणों के बारे में। तो वो क्षत्रिय राजा होकर भी कहीं ना कहीं किसके नीचे है? ब्राह्मण के नीचे है। ये और ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करते हैं वेदों का कि भाई साहब तुम दोनों में से तुम दोनों तब तक हो जब तक हम हैं, हमारी बुद्धि से तुम चलोगे तभी तुम लोग समाज को सही रूप से संचालित कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों लोग अपनी अपनी प्रायोरिटी, अपनी अपनी चीजों को लेकर के बातें करने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारी बातें अच्छा होंगी कब? जब आपका पेट भरेगा, जब आपका प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तभी ये बकवास आप कर सकते हैं, है ना। पूर्व वैदिक काल में बकवास आप नहीं कर पाए, उत्तर वैदिक काल में आप नहीं कर पाए, महाजनपद काल में क्यों की? क्योंकि भाई साहब इकोनॉमी आपकी बढ़ रही थी, है ना, इकोनॉमी आपकी बढ़ रही थी, खाने पीने के लांदे नहीं थे आपको, खाने पीने की पर्याप्त चीजें आपके पास थी, तभी आप ये सब बहस कर पाए कि कौन बड़ा कौन नीचा। उसके बाद जब आपके पास प्रॉस्पेरिटी आ गई, तभी आपको लगा कि मेरी वजह से समाज चल रहा है, ब्राह्मण को लगा मेरी वजह से चल रहा है, क्षत्रिय को लगा मेरी वजह से चल रहा है। लेकिन तीनों लोग समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद भी जब स्तरीकरण को तीनों ने महसूस किया तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि वास्तव में ये स्तरीकरण, हम इतने समृद्ध होने के बाद भी समाज में हमारा उत्थान नहीं हो पाया है। तो उत्थान होगा कैसे? उत्थान हो क्यों नहीं पाया? तो भाई साहब उत्थान इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहां पर वेदों में जो इंटरप्रिटेशन की गई है, इस वजह से हमारा उत्थान नहीं हो पाया। ठीक है, इसके अलावा कर्मकांड जैसी चीजें दी गई हैं, कर्मकांड जैसी चीजों में भी, इनमें भी समाज क्या था? खुश नहीं था। स्त्रियों की स्थिति भी क्या हुई थी? यहां पर गिर गई थी। ठीक है, स्त्रियों की स्थिति भी हम कैसी देखते हैं? गिरी हुई देखते हैं। और लेकिन यहां पर इन सब के साथ पैरेलली एक चीज बहुत प्रसिद्ध हो रही थी। वो क्या प्रसिद्ध हो रही थी? राइटर्स की बुक में उपनिषद, क्योंकि उपनिषदों में दर्शन दिया था, और ये दर्शन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कि टूटी फूटी नौकाएं कहा गया है। मुंडोपनिषद में यज्ञ आदि को टूटी फूटी नौकाएं कही गई है जो भवसागर से आपको पार नहीं करा सकती है। इन कर्मकांडों के ऊपर कटाक्ष किया गया था। लेकिन जो यहाँ पर जो एक समाज था ब्राह्मण समुदाय का, वो क्या प्रयास कर रहा था कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या पावर हमारे हाथ में रहे। तो इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया जाए कि सारी चीजें सेंटर में कहां पर रहे? इनके रहे। तो ये दर्शन साथ साथ लोगों के चल रहा था, लोग दर्शन को समझ रहे थे। और लेकिन फिर भी वेदों में जो ये स्त्रियां थी, कर्मकांड थे, ये सारी चीजें जो थी वो समाज में बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, यज्ञ आदि चीजें फैल चुके थे। तो ये लोग कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से क्या हुए? अप्रभावित हुए, वर्ण व्यवस्था को तोड़ना चाह रहे थे। अब देखिए यहां से क्या होता है। अब मुझे एक बात बताइए, आप गूगल चलाते हैं? गूगल चलाने के बाद होता क्या है कि जब आप गूगल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे चल करके, जैसे उसमें टर्न दिया था लेफ्ट और आप फिर भी आगे निकल जाते हैं, तो गूगल क्या करता है? गूगल आगे चल करके वापस आपको नहीं लाता है, क्या करता है? दूसरा रास्ता आपको बताता है कि भाई साहब ये आगे वाले टर्न आप ले लीजिए, फिर आगे से फिर लेफ्ट टर्न लेंगे, वापस आप उसी रास्ता पर मिल जाएंगे, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कभी आप रास्ता भटके होंगे गूगल पे, तो गूगल क्या करता है कि आपको एक नई रास्ता खोज के बता देता है। तो उसी तरीके से जब समाज भटक जाता है, जब समाज अपने रास्ते से भटक जाता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति आता है जो एक नई रास्ता बताता है। ठीक है, और यही रास्ता कौन लेकर के आए? सिद्धार्थ। ठीक है, जो रास्ता समाज भटक चुका था,
कहीं ना कहीं जो उनका ज्ञान था वो सांख्य बेस पर था, कहीं ना कहीं उनका जो दर्शन था वो योग्य बेस पे था। जो उनके अष्टांगिक सिद्धांत मार्ग हैं वो बता दिए गए थे पहले से ही, उपनिषदों में, सांख्य में पहले से ही चीजें हमको दिखाई दे जाती हैं। लेकिन उसको समाज में फिर से स्थापित करने का प्रयास कौन करता है? गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की जो कहानी है वो बहुत रोचक है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब रास्ता भटक चुका है, तो अब रास्ता भटक के लिए वापस उसी रास्ता पर ले जाएंगे तो फिर समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसा करो, इनको नई रास्ता दिखाओ। नई रास्ता दिखाने का मतलब था कि अब ये जो नई रास्ता दिखाएंगे इसमें इस समय की जो कुरीतियां फैली हुई थी, स्त्रियों की स्थिति खराब थी, जाति व्यवस्था की जो समस्याएं थी, ये सारी चीजों को ये समाप्त करेंगे और कहेंगे भाई साहब जाति जैसी चीजें तो हम मानते ही नहीं है। सबसे पहले आपने अगर बौद्ध धर्म को अपनाया तो सबसे पहले आपकी जात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब ये सारी चीजें होंगी तब इसके बाद कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक व्यवस्था उत्पन्न होगी जो यहाँ पे समाज में फैली हुई कर्मकांडों को तोड़ने का प्रयास होगा और इस तरीके से बौद्ध धर्म का उत्पन्न होगा। और केवल बौद्ध धर्म का नहीं होगा, समाज में जितनी कुरीतियां फैली हुई थी इनको तोड़ने के लिए कई सारे धार्मिक आंदोलन पहले से चल चुके थे। लगभग 300 के आसपास धार्मिक समूह देखते हैं जो उस समय के समाज में फैली कुरीतियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन फिर इनमें क्या होता है कि आपस में शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ से क्या होता है कि ये लोग दूसरे धर्म से प्रभावित होते हैं तो ये धर्म आपस में सम्मिलित हो जाते हैं, तो 60 बनते हैं। और 60 के बाद जो इंपॉर्टेंट मिलते हैं वो लगभग 6 मिलते हैं, जिसमें मक्खली पुत्र गोशाल, पूरन कश्यप, पाकुरा का छैन और संजय वेठली पुत्र, ठीक है, नाथ पंथ और फिर बौद्ध और जैनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बौद्ध क्यों प्रभावी हुआ, कैसे प्रभावी हुआ पूरे विश्व में, इसको हम जानेंगे किसमें? बौद्धिज्म, जैनिज्म में। अभी हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा ट्रांजिशन देखा, कैसे इकोनॉमी चेंज होने पर, कैसे आयरन टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा प्रयोग करने पर पूरी की पूरी व्यवस्था चेंज हुई। तो कैसे चेंज हुई, इसके लिए हमने आर्थिक व्यवस्था में बातें की। आर्थिक व्यवस्था में बातें की किस प्रकार से लोहे के प्रयोग से कृषि में बदलाव हुआ, कृषि में बदलाव होने से क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, तो पहला बदलाव तो अर्थव्यवस्था में चेंजेस हुआ लोहे के आविष्कार से। दूसरा हुआ समाज में, तो सामाजिक रूप से सभी लोग चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे कि अपने अपना वर्चस्व स्थापित हुए। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके बीच में युद्ध आदि चीजें हो जाती हैं। ठीक है, या इनके बीच में कह सकते हैं इंपॉर्टेंस को लेकर के, मेरी इंपॉर्टेंस है, मेरी इंपॉर्टेंस है, इनको लेकर के क्या होता है, बहस होती है। उसको लेकर के क्या होता है कि महाजनपद का निर्माण होता है और जैन और बौद्ध धर्म जैसे जितने सामाजिक धर्म थे इनको उत्पन्न करने का क्या होता है, प्रेरणा मिल जाती है। और श्रेष्ठी जैसा कॉन्सेप्ट हमने देखा, किसमें देखा, इसमें। ठीक है, पंचमार्क जैसे सिक्के देखे थे और कई सारी चीजें देखी थी कि पंचमार्क सिक्के, इसमें पंचमार्क सिक्के देखे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ने समाज को प्रभावित किया, कुरीतियां बढ़ी। इन कुरीतियों के लिए एक कह सकते हैं धार्मिक आंदोलन उत्पन्न हुए, जिसमें 300 से ज्यादा धार्मिक आंदोलन जुड़ते हैं और उसमें से अंत में 6 बच जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हमने ट्रांजिशन को देखा। इस ट्रांजिशन को लेते हुए दिमाग में रखिए कि क्या क्या चीजें मैंने बताई हैं, कैसे अर्थव्यवस्था में बदलाव हुआ, उसके बाद स्त्री की स्थिति कैसे हुई, क्या क्या चीजें हुई, इन पे हम तो डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अगली क्लास में ट्रांजिशन समझा दिया, ट्रांजिशन को एक बार फिर डिस्कस करेंगे जब 16 महाजनपद बताएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 16 महाजनपद से युद्ध शुरू कर लेंगे, लेकिन इसके पहले जैनिज्म बौद्धिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन जरूर दबाइए और थैंक यू वेरी मच। लेकिन जैनिज्म बौद्धिज्म बेच जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।